मैं क्या क्या हो जाए, क्या केसेस फॉर कॉन्केव कॉन्वेक्स हो चुके हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वेलोसिटी इन मिरर्स, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसके दोनों ग्राफ, दोनों चारों ग्राफ। क्या बात एकदम क्लियर है? आवाज कम आ रही है सो नो? कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अपन ने याद करो ऑप्टिक्स की स्टडी चालू करी थी, हमने बहुत कहानी सुनाई थी भाई साहब। वेव का पूरा खेल है, वेव के दो हिस्से होते हैं, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। अपना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसवर्स भी है और नॉन मैकेनिकल भी है। उसका एक हिस्सा होता है स्पेक्ट्रम, जिसका वो हिस्सा जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। उसमें हमने बोला उसकी जो स्टडी होती है उसको, लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्यों अलग अलग करते हैं वो भी हम बात कर चुके थे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दो मेजर पोर्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने दो मेजर पोर्शन पढ़े, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। गॉट माय पॉइंट? तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद अपन जो नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। क्या है? याद कर रिफ्रैक्शन की बातें अपन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में बात कर चुके थे। n इक्वल्स टू कुछ नहीं याद है, बार वापस रिवाइज करा था, फटाक से ध्यान दे। कुछ याद है? भूल गया है? इधर सुन, क्या पढ़ा था हमने? अगर कोई भी मीडियम होता है तो ये इसका एक n1 मीडियम, ये इसका n2 मीडियम। जब भी कोई रेस पे गिरती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इधर चला जाता है, जो हिस्सा इधर चला जाता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो अंदर आता है उसे रिफ्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी कोई बॉडी होती है तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन। जैसे इस कांच में थोड़ा सा एक सुंदर आदमी भी दिख रहा है और बाहर की चीज भी दिख रही है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और सुंदर आदमी भी दिख रहा है। सुंदर आदमी दिख रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, यस और नो? हंसाकर जब भी मैं बोलूं सुंदर आदमी दिख रहा है, मुंह बिगाड़ लेती, सुंदर आदमी नहीं दिख रहा। आप सुन और याद कर, जब हमने बोला था एक रे यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मैंने आपको n1 n2 के बारे में बताया था। याद करो, हमने बोला था कि यहाँ पर अगर भी ये v1 है, f1 है, लैम्डा 1 है, क्या यहाँ पे v2 है, f2 है, लैम्डा 2 है? कुछ याद है? भूल गए हो? जो हम बातें कर चुके थे वो ये थी कि भाई साहब f1 बराबर f2 होता है। f1 बराबर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा बोल लोगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि नींद भी आना बंद हो जाएगी। नहा धो के आया करो, सीधा बैठ जाए एकदम, हाथ मत टिका कहीं पे भी। मैंने बोला हाथ मत टिका, पहले ऐसे टिका रखा था, वैसे टिका लिया। तो n1 f1 बराबर f2, तो b इक्वल्स टू f लैम्डा, b इक्वल्स टू, तो f इक्वल्स टू क्या है? v बाई लैम्डा। तो हमने बोला भाई साहब v1 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू v2 बाई लैम्डा 2, और हमने बोला यानी कि v1 बाई v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अच्छा, हमने एक और बात बोली कि जो v है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कहलाती है c बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर। याद है? भूल गया? म्यू आर ई आर को n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपन पढ़ चुके हैं, अपन बात कर चुका हूं मैं। तो v बाई n1 यानी कि v1 बाई v2 की वैल्यू वास्तविकता में आती है n2 बाई n1, और यही कहलाता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। यहाँ तक की बातें अपन कर चुके हैं। बोलो क्लियर है? जब भी एक रे किसी भी सरफेस को, जब भी एक रे किसी भी सरफेस को ऐसे मान लीजिए n1 n2 में क्रॉस करती है। मैंने थोड़ी सी सरफेस टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो लॉ मैं बताने वाला हूँ वो लॉ सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड हो ऐसा जरूरी वो हर सरफेस के लिए वैलिड है, इसलिए मैं उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, सिर्फ बात इसको समझाने के लिए। जिस जगह रे गिरे वहां पे नॉर्मल डालो, नॉर्मल अपना जो रे गिरे उस इंसिडेंट रे कहते हैं, जो एंगल बनाती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फालतू की बात नहीं करते हैं हम। बेसिकली पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? या 12वीं में 10वीं तक, 10वीं में भी आप इनको पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पढ़ना हमारा धर्म है, फिर से एक बार सुन लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ भी आपको कराया जाएगा जब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स और आप पढ़ोगे हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ोगे? जब रे अंदर जाती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। और जो एंगल आर बनाते हैं इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। कोई नॉर्मल सी बात, लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, जिसे अपन सबसे पहला लॉ कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? इसके पहले हिस्से को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin i। अभी आपको ये याद होना, n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट मीडियम, n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकंड मीडियम। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, हाँ कि ना यार? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपन ने बोला स्काई ओवर द लिख भी लिया, नंबर ऑफ मोल्स sin i बाई sin r इक्वल्स टू n2 बाई n1। क्या n2 बाई n1 को लिखा जा सकता है v1 बाई v2? क्या लिखा जा सकता है? लैम्डा 1 बाई लैम्डा। तो अगर लॉ अपने को थोड़ा बहुत ऐसा याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर का कितना होता है? वैक्यूम और एयर का कितना है? हालांकि कोई रटने वाली चीज नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत तो बेसिक याद होनी चाहिए। ग्लास का 1.5, वाटर का कितना?
n इक्वल टू 4/3। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। सो n इक्वल टू 4/, थोड़ा बहुत याद रह जाए, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना पहला लॉ है। क्या है पहला लॉ? दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द, क्या है? पुराना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये हमेशा एक ही प्लेन में होने, ऐसे नहीं रे ऐसे गिरी खुपच। अरे यार, जो मैं बोला चमका। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द, क्या ये लॉ अपने को याद रहेंगे? उतार ले, फिर आगे सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। क्यों मुन्नू आंटी बता लेंगे तुम लोगों ने? लेट्स कम टू द पॉइंट। सो sin a by sin r equals to n2 by n1 equals to v1 by v2 equals to lambda 1 by lambda 2। सिंपल से स्नेल्स लॉ है अपना। और सेकंड लॉ लिखिए, अब ये लिखूं, लिख लिया? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। बेसिक सी बात, ये अपना बेसिक लॉ है रिफ्लेक्शन का। ये कैसी भी सरफेस हो, यही आखिरी तक चलेगा जब तक अपना लेंस चलेगा, सब में यही लगने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक का सवाल एक पूछ रहा हूँ, आप गलत मत करना उसको, मेरी बात को ध्यान सुनो। बिल्कुल सिंपल सवाल है। मान लीजिए, अच्छा हम बताओ रिफ्लेक्शन में पहले क्या पढ़ेंगे? प्लेन के स्फेरिकल प्लेन। तो अभी मैं एक आध नॉर्मल सवाल करा रहा हूँ ऐसे ही, फिर प्लेन रिफ्लेक्शन की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। पहले इसको समझिए अपन। मान लीजिए अब मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसे है और एक रे आई ऐसे, और ये √2 है और ये 45 डिग्री पे आई और ये 1 है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन करिए सब लोग। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल लॉ लगाना है। और डेविएशन का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हाँ चलो आंसर बोलो। सबसे पहले आर बताओ। या सिंपल सवाल है, प्लीज गलत नहीं है। आर के लिए बोलो सब लोग। आर के लिए कैसे आया बोलो? क्या सबका आसानी से निकल आया? आर के लिए 30 कैसे निकल गया बोलो? क्लियर है? n1 sin a इक्वल टू n2 sin r, यानी कि 1 into sin 45, 1 into sin 45 इक्वल टू √2 into sin r, √2 into sin r। बहुत बढ़िया साहब। तो √2 into sin r, ध्यान दे दो sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2, r की वैल्यू 30। तुमसे ये सॉल्व नहीं हुआ, चूंकि r की वैल्यू 30 आई तो यानी कि ये एंगल 30 है, तो डेविएशन 30 है, 45 है, 15 है। डेविएशन क्या होता है कि अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये रे ऐसे जाती, पर होने की वजह से ऐसे चली गई, तो क्या ये एंगल 15 डिग्री बच गया है? मतलब डेविएशन कितना है? 15 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सोच लो, क्या 15 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर? 15 डिग्री क्लॉकवाइज इज द, कोई बुराई वाली बात? सिंपल। गॉट माय पॉइंट? ये तुम लोगों का सही नहीं है। क्या सब लोगों ने आर निकाल लिया था? बिल्कुल। n1 sin a इक्वल टू n2 sin r का बिल्कुल ऐसा बेसिक सवाल कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा है ना। बाकी तो अपन n1 दे रखा तो ठीक अपन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्या, वो भी स्टैंडर्ड सवाल है, सुन लो। मान लीजिए गोला है, क्या है? गोला √3 का, √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कितने का? √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गोला है और रे उस पर गिर रही है ऐसे 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे। गोले पर जब रे गिरेगी तो एक बार बाहर निकलने से पहले एक बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार? सोच के बोलो। 1 बार 2 बार? 2 बार। तो आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन, आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन, आपसे पूछा गया फाइंड नेट डेविएशन। अच्छा, तो जब रे अंदर घुसी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था 60, आर कितना आया? क्या 30 सबका है? आप देखोगे 1 into sin 60, 1 into sin 60 दैट इज √3/2 इक्वल्स टू √3 into sin r। आपके r की वैल्यू आएगी 30, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो जब r के लिए 30 आई तो रे ऐसे गई, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ये 30 डिग्री। जब रे ऐसे 30 डिग्री पे गई तो गई, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बढ़िया लगा, वाह मजा आया, ये वो ये वो ये वो। और देखे से खुबाज 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 खुबाज, ये 30 तो ये भी, ये 30 तो ये भी 30, ठीक। क्यों 30? अब सोच, नॉर्मल इस जगह पे ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, नॉर्मल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी।
अच्छा ये 30, तो वापस r कितना आएगा 60। √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन आई, साइन जो भी आ रहा है r, तो क्या r की वैल्यू वापस आएगी 60? r की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो रे ऐसे निकलेगी ये 60। अब तो अगर बहुत ध्यान से सोच तो तेरे को समझ में आएगा कि ये रे जब ऐसे जा रही थी तो ये डेल्टा 1 था 30 डिग्री क्लॉकवाइज। यार तुम्हें समझ नहीं आया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सरफेस नहीं होती तो ये ऐसे जाती, फिर ये डेविएट हुई डेल्टा 2 30 डिग्री क्लॉकवाइज। बताओ नेट कितना? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? सो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपको n1 sin i = n2 sin r लगाना आना चाहिए। बेसिकली अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले? हेडिंग डालिए प्लेन रिफ्रैक्शन, और उसकी सबसे पहली हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। सबसे पहली हेडिंग डालिए प्लेन रिफ्रैक्शन, और उसकी पहली हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। जो नॉर्मल कोर्स में हम सब लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए अपरेंट डेप्थ। आइए, अपरेंट डेप्थ आपने जरूर पढ़ा होगा, ये सुना होगा या कभी। अपरेंट डेप्थ क्या मतलब है हम सब लोग जानते हैं। अपरेंट डेप्थ का मतलब, जैसे मान लीजिए आप बाल्टी में सिक्का डाल दो, बाल्टी में सिक्का, क्या सिक्का ऊपर नजर आता है? पानी भरा होना चाहिए। अरे यार ऐसे खाली कहाँ आ रहा ऊपर? पानी भरा हुआ होना है कि नहीं? तो पानी भरा तो ये बाल्टी का पैंदा ऊपर नजर आता है, या अपन ग्लास में अगर अपनी पेंसिल डाल दें तो क्या टेढ़ी नजर आती है। ये उसी तरीके की बातें हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसे अपन बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपरेंट। उस फॉर्मूले को समझें बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। मान लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है, मान लो कि ये n2 और ये n1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वास्तविक दूरी सरफेस से कहलाती है d, और इसे कहते हैं रियल डेप्थ। क्या कहते हैं? वास्तविक गहराई ऑब्जेक्ट की सरफेस से। कहां से? सरफेस। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है। समझाने के लिए इसकी आंखें मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, वास्तविकता में ये हम ही हैं। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। सोच अपनी आंखें ऐसे, अपन ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल के अलावा। अब सोच अपनी आंखें बहुत बड़ी बहुत छोटी। इसमें सोच के क्या बोल रहे हो गेंडों? अब जो हमारी आंखों पे नहीं गिरेगी वो नॉर्मल के बहुत पास होंगी, बहुत दूर। ये याद रखना, क्योंकि हम इस एडमिशन को यहाँ पे मान रहे हैं। नॉर्मल के बहुत पास होंगी तो उससे क्या होगा बताता हूँ अभी। मान लीजिए एक वो रे जो सीधी आंख में चली गई, उसके लिए आई कितना? आर कितना? सीधी निकल गई। एक वो रे जो ऐसे गई, ये आई और फिर ऐसे आंख पे गिरी, और ये आर। सोच मेरी आंख छोटी हो तो ये आर छोटा होगा बड़ा है, और आई भी, तो क्या पैरेक्सियल रेज है? तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए? मतलब जो नॉर्मल बातों में करते हैं वो सब क्या पैरेक्सियल काम हो रहे हैं? कौन से हो रहे हैं? यानी कि अपन जो भी बात रहे हैं, आई एंड आर आर स्मॉल, और वी कैन से पैरेक्सियल रेज। कैसी रेज? अच्छा, अब मान लो ये रे ऐसे गई। जब ये रे ऐसे गई तो क्या पीछे से आती हुई ऐसे लगी हुई तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ यहाँ नजर आया कि यहाँ? तो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज। जो इमेज की चीजें होती है उसे बोलते हैं डी डैश। क्या बोलते हैं? और उसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे बताओ, ये इमेज दो रे से बनी कि अनंत? पर सब पैरेक्सियल थी, पर सब